क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए एक खूबसूरत समुद्री तट पर लौटता है, लेकिन वहाँ उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ सर्फिंग की कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, जुनून और पागलपन की हदों को छूने की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर सर्फर स्टैनली के साथ, जो अपने यंग बेटे चार्ली के साथ अपनी शानदार लेक्सस गाड़ी में खूबसूरत लूना बे पहुंचता है। उसका एक सपना है, समुद्री तट के ऊपर बना वो घर खरीदना जो कभी उसके पिता का हुआ करता था। वो इसी घर में पला बढ़ा था, यहीं उसने अपने पिता के साथ सर्फिंग सीखी थी। कार में वो अपने बेटे को लहरों की ताकत के बारे में एक दार्शनिक की तरह बताता है। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, ये ऊर्जा है, या तो तुम उसके साथ तैरोगे या फिर उनमें डूब जाओगे। लेकिन चार्ली इन सब बातों से बेपरवाह है। उसे स्कूल की चिंता है, अपनी टीचर मिस हूलिगन और अपनी माँ का डर है। स्टैनली उसे यकीन दिलाता है कि कभी कभी रूटीन तोड़ना जरूरी होता है और उसे एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा करता है। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट कॉलिन को फोन करके घर के गेट खोलने के लिए कहता है, ताकि वो अपने बेटे को वो घर दिखा सके जो वो खरीदने वाला है। लेकिन उसे एक जोर का झटका लगता है जब कॉलिन बताता है कि एक और खरीदार ने $1.6 मिलियन कैश का ऑफर दे दिया है। अगर स्टैनली को वो घर चाहिए तो उसे अपनी बोली बढ़ाकर $1.7 मिलियन करनी होगी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर, कैश में। जैसे ही वो सर्फिंग के लिए पानी के पास पहुंचते हैं, उनका सामना होता है स्थानीय सर्फर्स के एक गिरोह से। एक भारी भरकम डरावना सर्फर जिसे पिटबुल कहा जाता है उन्हें रोक लेता है और धमकी भरे लहजे में कहता है, एक बात जान ले, यहाँ पे नहीं रहता तो सर्फ नहीं कर सकता। जब स्टैनली कहता है कि वो सिर्फ नज़ारे देख रहा है, तो पिटबुल कहता है, बाद में कहना मत कि हमने बताया नहीं था कमीने। गिरोह का लीडर है स्कैली, एक स्वघोषित सर्फ गुरु जो इस समुद्री तट को किसी भी बाहरी व्यक्ति से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो स्टैनली और चार्ली को बेरहमी से वहाँ से भगा देते हैं। उनका सामान फेंक दिया जाता है और उन्हें दोबारा न दिखने की धमकी दी जाती है। बेटा इस अपमान से बहुत निराश हो जाता है और बस घर वापस जाना चाहता है। अपने बेटे की निराशा और अपनी बेबसी से टूटा हुआ स्टैनली उसे उसकी माँ के पास वापस भेज देता है और खुद लूना बे की पार्किंग में लौट आता है। अब वो अकेला है, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ है। वो लगातार अपने ब्रोकर माइक को फ़ोन करता है और अपनी सेविंग से 30,000 और निकालकर बाकी के 70,000 का इंतज़ाम करने को कहता है, ताकि वो अपनी बोली पूरी कर सके। माइक एक दोस्त की तरह उसे समझाता है कि वो पहले ही बहुत पैसे लगा चुका है और उसे बे के दूसरी तरफ कोई और अच्छा घर देख लेना चाहिए। लेकिन स्टैनली जिद पर अड़ा है कि उसे वही घर चाहिए। उसे ऑफिस से उसके सहकर्मी का फ़ोन आता है जो बताता है कि बॉस बेंसन एक अकाउंट को लेकर बहुत चिंतित है और उसे अगले दिन सुबह ऑफिस में होना ही होगा। सहकर्मी ये भी बताता है कि बॉस ने नोटिस किया कि पिछली मीटिंग में उसने जूते और मोजे नहीं पहने थे, जो उसकी गिरते हुए मानसिक संतुलन का पहला संकेत था। इसी बीच उसकी अलग हो चुकी पत्नी हेलेन का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वो अपने नए पार्टनर डेरिक से शादी करने वाली है और उसे डिवोर्स के पेपर्स पर साइन चाहिए। ये खबर स्टैनली के उस सपने को चकनाचूर कर देती है जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसी घर में एक फिर से परिवार बसाना चाहता था। उसकी पत्नी उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। स्टैनली पूरी तरह से टूट जाता है। पार्किंग में उसकी मुलाकात एक और अजीब शख्स से होती है, जो अपनी टूटी फूटी स्टेशन वैगन में रहता है और दूरबीन से समुद्री तट को देखता रहता है। वो उसे अपनी दूरबीन के बदले में स्टैनली के सनग्लासेस ले लेता है। वो बताता है कि स्कैली का असली नाम स्कॉट कैलाहन है और उसके दादा ने इस इलाके की ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा किया था, और अब स्कैली समझता है कि ये सब उसकी जागीर है। वो उसे अपने बेटे जे के बारे में और बताता है कि कैसे उसने 2 बार शार्क टूथ कंपटीशन जीता था, लेकिन स्कैली के गिरोह में फंसकर मारा गया और फिर मारा गया।
एक फोटोग्राफर स्टैनली की कार को जंप स्टार्ट करने में मदद करता है और बदले में उसकी कुछ तस्वीरें लेता है। जब स्टैनली का फोन डेड हो जाता है तो वो पार्किंग में मौजूद एक फूड स्टॉल पर उसे चार्ज करने के लिए जाता है। स्टॉल का मालिक ट्वीची फोन चार्ज करने और एक कप कॉफी के बदले में स्टैनली से उसके पिता की घड़ी को बतौर जमानत रख लेता है। लेकिन जब वो बाथरूम से लौटता है तो उसके जूते और सूट का कोट गायब हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फूड स्टॉल वाला अपनी दुकान बंद करके चला जाता है, जिससे स्टैनली के पास न तो खाना बचता है, न पानी, न फोन और न ही उसके पिता की घड़ी। वो रात में अपना सर्फ बोर्ड वापस चुराने की एक और नाकाम कोशिश करता है। इसी दौरान वो छिप कर देखता है कि गिरोह एक नए सदस्य को शामिल कर रहा है जिसे आग से दागा जा रहा है। स्कैली वहाँ एक अजीब सा भाषण देता है कि कैसे दुनिया तुम्हें परेशान करेगी और कैसे उन्हें ऐसी जगहों की ज़रूरत है जहाँ हर आदमी अपने अंदर के जानवर को पहचान सके। गुप्त शब्द सर्फ 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 के बीच वो नया सदस्य दर्द से चीखता है। ये दृश्य स्टैनली को दहला देता है। गिरोह उसे देख लेता है और समुद्र तट से उसका पीछा करता है। उसकी लेक्सस गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है और उसे रात भर झाड़ियों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब सुबह होती है तो वो पाता है कि उसकी लेक्सस गाड़ी भी गायब हो चुकी है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। गर्मी, धूप, भूख और प्यास से वो कमज़ोर हो जाता है। उसके पैर गंदे और खून से सने हैं। वो पार्किंग में नंगे पैर घूमता है, लोगों से फ़ोन उधार देने के लिए भीख मांगता है ताकि वो घर के लिए पैसों का इंतज़ाम कर सके। लेकिन लोग उसका वीडियो बनाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे अजीब अजीब वहम होने लगते हैं, जैसे समुद्र में एक मरा हुआ आदमी, रेगिस्तानी मकड़ियाँ और जहरीले जानवर जो उसे घेर लेते हैं। एक आखिरी उम्मीद के साथ वो अपने रियल एस्टेट एजेंट कॉलिन के पास जाता है, जो उस घर को दूसरे क्लाइंट्स को दिखा रहा होता है। लेकिन कॉलिन उसे एक आवारा समझकर पहचानने से ही इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। मामला तब और बिगड़ जाता है जब वही पुलिस वाला वापस आता है और स्टैनली की इस बात पर हंसता है कि उसकी लेक्सस चोरी हो गई है। वो कहता है कि उसकी असली गाड़ी तो वो टूटी फूटी स्टेशन वैगन है जो पार्किंग में खड़ी है और उसके पास कोई लेक्सस है ही नहीं। स्टैनली को अब यकीन हो जाता है कि सब लोग मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। हताश होकर वो उस स्टेशन वैगन में रहना शुरू कर देता है। उसे वहाँ से एक शांक दांत का हार मिलता है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि ये उसके बेटे ने सर्फिंग प्रतियोगिता में जीता था। अब स्टैनली की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो कचरे से खाना ढूंढता है, गंदा पानी पीता है और यहाँ तक कि एक चूहे को मारकर खाने की कोशिश करता है। उसे हर कोई खुद पर हंसता हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरह से अपनी पहचान खो चुका है और एक बेघर इंसान की जिंदगी जीने पर मजबूर है। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब वो फोटोग्राफर लौटता है। वो स्टैनली को उसकी एक तस्वीर दिखाता है जो उसने पहले ली थी, जिसमें वो अपने सूट में अपनी लेक्सस के सामने खड़ा है। ये तस्वीर एक सबूत है कि स्टैनली पागल नहीं है, कि सच में उसके पास एक अच्छी नौकरी और एक शानदार गाड़ी थी। ये देखकर उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है और वो गुस्से से भर जाता है। वो सीधा समुद्र तट की ओर भागता है और वहाँ मौजूद पिटबुल को लगभग पानी में डुबो ही देता है। तभी स्कैली वहाँ आता है और उसे रोकता है और फिर वो एक ऐसा खुलासा करता है जो स्टैनली को हैरान कर देता है। स्कैली बताता है कि ये सब कुछ एक परीक्षा थी, एक कठिन परीक्षा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टैनली अपने परिवार के लिए वो घर खरीदने और उनके समुदाय का हिस्सा बनने के योग्य भी है या नहीं। सब कुछ हासिल करने से पहले तुम्हें खालीपन को झेलना होगा, सर्व करने से पहले तड़पना सीखना होगा। स्कैली के गिरोह के लोग, जिनमें से एक पीटर फर्स्ट नेशनल बैंकर सीनियर मैनेजर है और दूसरा राउंडी एक डॉक्टर है, उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो उसे बताते हैं कि घर की डील पक्की हो गई है, पीटर ने सब संभाल लिया है। उसका ब्रोकर माइक भी वहाँ मौजूद था। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उसकी गाड़ी को सर्विस के लिए गैराज ले गया था। स्टैनली को यकीन नहीं होता। अंत में उस पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए स्कैली स्टैनली को उस पुरानी स्टेशन वैगन को जलाने के लिए कहता है, जो उसके अतीत के बोझ और दर्द का प्रतीक है। लेकिन तभी उसका बेटा चार्ली अपनी बाइक पर वहां आता है और उसकी लेक्सस भी पार्किंग में दिखाई देती है।
आखिरकार उसे सर्व करने की इजाज़त मिल जाती है। स्टैनली, उसका बेटा, स्कैली और उसका पूरा गिरोह एक साथ समुद्र तट पर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरने वाले होते हैं, वही दूरबीन वाला बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर वहां आ जाता है। वो स्कैली से अपने बेटे जे की मौत का बदला लेना चाहता है। स्टैनली उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है और उसे उसके बेटे का शार्क दांत का हार वापस कर देता है। वो उसे जाने देने के लिए मना लेता है। जैसे ही स्टैनली और उसका बेटा लहरों की ओर बढ़ते हैं, पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है। बूढ़ा आदमी स्कैली को मार देता है और फिर खुद भी उसी सर्फ में लेटकर अपनी जान दे देता है, जैसे कि स्टैनली के पिता की मृत्यु हुई थी। कहानी एक दर्दनाक लेकिन अजीब सी शांत अंत पर समाप्त होती है, जहां स्टैनली अपने बेटे के साथ अंततः उन लहरों पर सर्फ कर रहा है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ, अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी थी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कैसे समाज उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये कहानी जुनून, पहचान और वास्तविकता के बीच की धुंधली रेखा पर एक गहरा सवाल उठाती है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग कहानी के साथ।